हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में बात करते हैं इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में। एक आप इसको प्रोग्राम कह सकते हो, कुछ इनिशिएटिव कह सकते हो, कुछ कंसेप्ट कह सकते हो, आपकी मर्जी। एंड इसके बारे में यूपीएससी ने साल 2016 में एक क्वेश्चन भी पूछा था। उस जमाने में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, तब ये टोटल तरीके से करंट अफेयर बेस्ड ये चीज़ थी। लेकिन आज जब हम इसको साल 2023 में बैठ के अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बस इतनी सी बात याद रखना कि अब ये चीज़ स्टैटिक बन चुकी है और आप इसको मेंस के आंसर राइटिंग में, ऐसे में, जीएस पेपर 4 में, एथिक्स में, आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। वो आपकी मर्जी, इंटरव्यू रूम में, मतलब कुछ भी आप ये बता सकते हो। ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसे तो बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, लेकिन हम इसके बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? अभी ये स्टैटिक बन चुका है, सिर्फ ये रीज़न तो नहीं हो सकता हमारा पढ़ने का। यहाँ पर क्योंकि टीप के प्रोग्राम या कंसेप्ट के अंदर एक हिंदुस्तानी का जिक्र है, ठीक है। एंड वो हिंदुस्तानी एनवायरमेंटलिस्ट भी है और इकोनॉमिस्ट भी है, ठीक है। पर्यावरण के बारे में भी जानता है और अर्थशास्त्र के बारे में भी जानता है, और दोनों का संबंध बनाकर वो एक कंसेप्ट देता है कि हमें किसको वेटेज देनी चाहिए। एक बात आगे बढ़ने से पहले, कल इसके बारे में आपको याद है जो हमने कल पढ़ा, ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि हमें प्राधान्य करना क्या है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या फिर एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन को इंपॉर्टेंस देनी है। याद है श्रेया कि हमें बेसिकली अगर कोई सड़कें बनानी है और जंगल को काटना है तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है। आसपास के लोग अगर कल को कुछ उनके लिए पार्क ही नहीं हुआ, कोई फ्रेश ऑक्सीजन ही नहीं हुआ, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के लिए कोई जंगल ही नहीं हुए, तो अल्टीमेटली सरकार की जीडीपी का मेजर हिस्सा जो है वो फिर इन सारी चीज़ों में जाएगा, इन सारी प्रोग्राम्स में जाएगा, पॉलिसीज में जाएगा। घुमा फिरा के बाद वही निकल आएगी कि टेम्पररी तौर पर तो सरकार को देखेगा वी आर प्रॉफिटेबल, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कंसिस्टेंट पैसा जेब से जाता रहेगा। एग्री करते हो? अब इसी के कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं एक प्रोग्राम के बारे में, टीप, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। देख रहे हो? एक बार इस टर्म को तोड़ के देखो। कभी भी आपको कुछ ऐसा टर्म अगर पेपर के अंदर आता है जो कि आपको बहुत पहली बार आप सुन रहे हो, और ऐसा होगा आपके साथ, आप पहली बार सुन रहे हो, 1 मिनट के लिए पहले उसको दिमाग में कैटेगराइजेशन करने से पहले कि हमारे नोट्स में तो नहीं था, हमने तो नहीं पढ़ा इसको, साइंस में, एनवायरनमेंट में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, कहीं नहीं पढ़ा, हमारे तो हमें अपने नोट्स पे भरोसा है, नहीं पढ़ा। ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन एक बार के लिए अगर उसकी स्टेटमेंट्स बड़ी बड़ी होती है ना, जैसे मतलब मान लो एक तो वो 4 वर्ड्स दे रहा है, असम, नागालैंड, मणिपुर, ये ऐसा करके कुछ 4 आपको टर्म्स दे रहा है, फिर आप छोड़ दो उस क्वेश्चन को। अगर कोई आइडिया नहीं है, ब्लफ करने से कोई मतलब नहीं है, दूसरे क्वेश्चन में खेलो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं पता आपको राज्य और वो जगह, छोड़ो। लेकिन स्टेटमेंट अगर है ना, तो आप स्टेटमेंट अगर दे रखी है तो यहाँ पर आप खुश हो जाओ थोड़ा सा कि आपके चांसेस बन सकते हैं या तो एलिमिनेशन से, या फिर आप खुद भी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन से ही उस टर्म को सीख सकते हो, उस कंसेप्ट को सीख सकते हो। जैसे बात करते हैं इसकी सबसे पहले, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। यानी कि अगर मुझे पर्यावरण के साथ कुछ करना है, चेंजेस लाने हैं उसके अंदर, या मुझे पर्यावरण में, नेचर में, एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, जो कि अगर मैं पर्यावरण के अंदर कुछ करूंगा तो बायोडाइवर्सिटी भी उससे प्रभावित होगी। बायोडाइवर्सिटी का प्राधान्य मिसबा सिंपल सा इतना मतलब होता है बस अर्पित, फ्लोरा एंड फौना, जिसके बारे में हम एक डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। सारी स्पीशीज हम हरनीत श्रेया देखेंगे कि कौन कौन सी IUCN की रेड लिस्ट में आती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एक्सटेंट, एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न। हम सारी कैटेगराइजेशन देखेंगे, एक एक एनिमल को देखेंगे। कुछ उसमें से खतरनाक शक्ल वाले होंगे, कुछ अच्छी शक्ल वाले होंगे, कुछ क्यूट होंगे, कुछ आपको बहुत ही ज़्यादा बड़े साइज के लगेंगे। हम सारे एनिमल्स देखेंगे। और हाँ, आपको तो पता ही है कि हमारा रूल है, हम गूगल इमेजेस के थ्रू ही ऐसे हमेशा प्लांट्स और एनिमल्स की शक्ल देख देख के उनको कवर करते हैं, ठीक है। खैर, कंसेप्ट में वापस आते हैं। इकोसिस्टम मतलब अगर हम पर्यावरण के अंदर कुछ चेंज ला रहे हैं जिसकी वजह से कुछ फ्लोरा एंड फौना जो है वो प्रभावित होंगे, तो भाई साहब इसकी इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके लिए एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, ये बात ऊपर वाली ही है जो हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के कंटेक्स्ट में पढ़ा था, इकोसिस्टम वैल्यूएशन के कंटेक्स्ट में पढ़ा था। मैं मार्क कर देता हूँ एक बार के लिए, ये कि अगर हमें एक चीज़ की इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी, एक चीज़ का पैसों का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा अशप्रीत,
कि अगर हम पर्यावरण के अंदर कोई भी चेंज करेंगे जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फॉनल स्पीशीज के अंदर चेंजेस आएंगे, या उनको अपनी जिस जगह के वो मूल रूप से निवासी हैं उनको अपनी जगह से खिसकना पड़ेगा, और जो हम प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो क्या इस प्रोजेक्ट की वर्थ को इंपॉर्टेंस दें या फिर हम ये प्रोजेक्ट का प्लान जो है वो ड्रॉप कर दें और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी की प्रिजर्वेशन पे ध्यान दें। यानी कि बेसिकली ये हमारे सामने दो तराजू हैं, ए और बी, जिसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। इनमें से कोई भी दो, जो तराजू वाली साइड है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, एंड कभी भी जब ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है तो इसको कौन देखेंगे? पॉलिसी मेकर्स। ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग इससे हो सके। ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर्स, हमारे देश में अगर हम लोग बात करें आईएएस ऑफिसर देखेंगे। लेकिन ये पर्सपेक्टिव अर्पित मुझे बताओ शॉर्ट टर्म का होगा कि लॉन्ग टर्म का होगा? बताओ कोई भी चीज, मतलब अर्पित चाहे वो इकोसिस्टम वैल्यूएशन हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, या ये जो टीप का प्रोग्राम हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी तक तो आप इतना समझ गए ना हरनीत कि ये टीप का प्रोग्राम अभी भी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नहीं है, ये ऊपर वाली चीजों से लिंक्ड है ना, कि पर्यावरण के अंदर चेंजेस लाने हैं कि नहीं लाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितनी होगी, कि अगर जंगलों की कुर्बानी हमने दे दी या जंगलों को इंटैक्ट हमें रखना है और हम एक प्रोजेक्ट को बहुत बड़े ड्रॉप कर रहे हैं, तो उससे क्या फायदा हो सकता है? तो बताओ ये चीजें शॉर्ट टर्म नजरिए से देखी जाएंगी कि लॉन्ग टर्म नजरिए से? लॉन्ग टर्म। ये क्यों बता रहा हूं? इतनी बात का दोस्तों ध्यान रखना, ये अपने नोट्स में श्रेया ऐड कर देना क्योंकि ये कहीं पर भी दे नहीं रखा है। इकोसिस्टम वैल्यूएशन और टीप हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। कल को ये स्टेटमेंट दोबारा घुमा फिरा के किसी ना किसी पेपर के अंदर आ सकती है। प्रतन्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एपीएफसी और उसमें, तो याद रखना लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से ये चीज खुद ही ऐड कर लो। हर चीज बुक नहीं बताती है, थोड़ा सा हमें एनालिसिस अपना खुद का भी करना पड़ता है। अशप्रीत, ये तो बात अंडरस्टूड सी है, मतलब मैं इतना इंफोसाइज इसके ऊपर इतना कर रहा हूँ कि आप लोग टॉपिक स्टार्ट ही नहीं करा रहे, इतना बोलते चले जा रहे हो उसके ऊपर। यार देखो, ये किताब आप क्या सोच रहे हो कि आपके पास ही है क्या? बाकी कोई लोग बाजार से नहीं ला सकते क्या? रट्टा नहीं मार सकते क्या? आपसे अच्छे क्या कहते हैं, रट्टा मारने वाले जो रट्टू तोते हैं वो बैठे हुए हैं। उनमें और हमें डिफरेंस कैसा होगा? हम जिसको वर्ड टू वर्ड ये बुक याद है कि कहाँ कॉमा लगा हुआ है, मैं उसको आउट परफॉर्म कैसे करूँगा? अपनी एनालिसिस से, अपनी साइकोलॉजी से, अपनी विल पावर से, अपने कॉन्फिडेंस से। ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होता है। पर्यावरण में जब भी कोई चीज़ आएगी, जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा, आप हमेशा याद रखना, आज इस रूल को लिख लो, ये थंब रूल है ये, हमेशा एक चीज़ को दिमाग में रख लो, जब भी इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, नेचर, इसके रिगार्डिंग जब भी हमारे देश में पॉलिसी मेकिंग होगी, उसके लिए हमेशा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव चुना जाएगा। आज इस रूल को अगर याद रख लिया ना, जो भी मैं आपको टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन निकाल के दूंगा कभी विजन और इनसाइट वगैरह के प्रैक्टिस करने के लिए, तब आपको ये लाइन की कदर होगी कि जब आपका मैं इकोलॉजी या इकोनॉमिक्स का टेस्ट लूंगा, ईवीएस का या इकोनॉमिक्स का टेस्ट लूंगा, तब आप समझ पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, आगे बात करते हैं। देश की डेवलपमेंट जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी हमेशा लॉन्ग टर्म से ही होता है, लेकिन वो तो चलो ठीक है। अर्पित, हमने काफ़ी बार पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल वर्ड हमेशा लॉन्ग टर्म के साथ होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जिक्र नहीं ला रहा हूँ कि इतना डिस्कशन करने के बाद तो ये तो हमें पता ही है अर्पित कि जो हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से तो बन नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर ले आऊँ डिस्कशन करने के लिए कि हाईवे एक्सप्रेस वे वगैरह जो बने, और श्रेया जिसके लिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिन जंगलों की और कुर्बानी वगैरह दी गई, तो सरकार ने, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्रेस वे हाईवे को तोड़कर दोबारा वहां पर जंगल रिक्रिएट कर देगी। ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक ही बार होगा ना, ये जो होगा, है ना, ये बहुत बड़ा डिसीजन है ना ये। तो ये क्या सोचकर लिया जाता है? यानी कि आप इसको अपनी शादी मान लो बिल्कुल सब लोग, कि भाई जिसको भी आप जिस भी निब्बे निब्बी को अपने हस्बैंड वाइफ बनाकर ला रहे हो, तो वो सच में निब्बा निब्बी ही निकलेगा या फिर आपका हमसफर बनेगा। करने को आप कुछ भी, कितने भी पार्टनर चेंज कर लो, कितने भी सपोर्ट के लिए कंधे बदल लो, वो अलग बात है कि शादी के बाद कोई बात नहीं, ब्रेकअप होता है, वैसे डाइवोर्स भी ले लेंगे, लेकिन शादी एक टर्म सुनना ही बहुत बड़ी चीज हो जाती है। कि रिलेशनशिप में तो चलो कलेश करके बाहर निकल भी आओ, वहां कलेश करके क्या, कैसे बाहर निकलो, पता चला कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ जाए, टाइम वेस्ट होने लग जाए। तो ये लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखा जाता है, इसलिए इतना एम्फसाइज कर रहा हूं मैं।
तो चलो अब टी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो स्टडी है ये बेसिकली एक स्टडी है। इसको इस स्टडी को कंडक्ट करा था यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। और एक ध्यान देना इस पे, हिंदुस्तान के एक इंडियन जो है, दो टर्म मैं पहले मार्क कर देता हूँ आपके लिए। हिंदुस्तान के पर्सन हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं, ये बताना चाह रहा था मैं आपको मेनली। अब जो मैंने ऊपर बात बताई आपको, इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो यानी कि ये पर्सन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इस काम के लिए, यूएनईपी के साथ जो ये काम कर रहे हैं। यानी कि ये क्या देखेंगे, कभी कोई इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट जो लाया जा रहा है तो उसकी इकोनॉमिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या रेशियो कितना है ना। और जब भी हम कोई इकोनॉमी में कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को थोड़ा सा हमें साइडलाइन करना पड़ रहा है, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कितना है। और ये जो है भारतीय मूल के निवासी हैं, नाम है इनका पवन सुखदेव। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई, तो बेसिक है। आगे बात करते हैं। इस स्टडी को कंडक्ट करने का, टीम स्टडी को कंडक्ट करने का मोटिव क्या था, एम क्या था, पर्पस क्या था। मोटिव बेसिकली ये था कि एक ऐसा ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटअप करा जाए जिससे हम लोग एक नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग कर सकें। क्या है भाई ये नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग? इसके लिए आ जाओ इधर, पहले एक बार के लिए इधर आ जाओ। नेचुरल कैपिटल, हमें बेसिकली ये देखना होता है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, मतलब हम कैलकुलेशन कर सकें। सबसे पहले नेचुरल कैपिटल को समझते हैं, फिर अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि जो हेल्दी इकोसिस्टम्स हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना, जो अभी हेल्दी इकोसिस्टम है, मतलब मान लो कोई एक जगह है प्रदन्या, उधर से एक स्टडी कंडक्ट करी गई, आसपास के लोगों को ठंडक मिलती है वहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से, उस जंगल की वजह से, है ना। एनिमल्स वगैरह जो हैं वो राहत पा पाते हैं, वो शहरों पे सड़कों पे नहीं आते, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो। कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में मदद होती है, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी में भी जब हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में 40-45 डिग्री का टेम्परेचर जब टच कर रहा होता है तापमान, तब वहाँ पर जो है मौसम जो है वो बहुत अच्छा अनुकूल रहता है लोगों के रहने के लिए। तो हेल्दी इकोसिस्टम क्या इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये देखा जाता है। यानी कि वो एक, हमारे एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिया, वो जो एक फॉरेस्ट का इलाका है उसका जो योगदान है इकोनॉमी में, लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी में, वो कितना अतुलनीय है, उसको कंपेयर ही नहीं करा जा सकता। जैसे कहते नहीं है कि भाई अनमोल है ये, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये है नेचुरल कैपिटल, मतलब कुदरती रूप से जो ये चीज है ना, इसको पैसों की टर्म्स में देखना ही नहीं है, क्योंकि भाई ये पैसों से या डेवलपमेंट से या देश की जीडीपी से काफी बढ़कर है, ये उससे परे है, ये उससे दूर है। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? श्रेया समझ में आया क्या बोला मैंने? क्या बोला श्रेया मैंने, बताओ, समझाओ इन सबको जरा। हाँ, उसका मतलब कोई वो मोल मोल नहीं है, मतलब कोई भी चीजें करके। ठीक है, तो क्या चीज ये, अच्छा, वैल्यूएबल बियॉन्ड एस्टिमेशन, इसका मतलब होता है अमूल्य। मैंने बोला ना अनमोल, ये देखो अनमोल। ओके, मुझे भी पहले ऐसा लगा था, पता, जब मैंने पहली बार इसको देखा था ना, तो मुझे भी डाउट हो गया था इसके डिक्शनरी मीनिंग पे, क्योंकि अच्छे से दिमाग में क्लियर नहीं हो रहा था इनवैल्यूएबल का डिक्शनरी मीनिंग। लेकिन इसका मतलब होता है बियॉन्ड वैल्यू, बियॉन्ड मॉनेटरी वैल्यू। समझ गए?
ऐसी क्या चीज होती है लाइफ में अर्पित, क्या चीज होती है इनवैल्यूएबल? हाँ फ्लो, अरे मेरी भाषा में, मेरी अर्पित, टक्कर से टक्कर, हाँ प्यार। अब तक तो इतना जान ही चुके अर्पित मुझे। ठीक है। तो जो मैनग्रोव्स हैं वो ना फ्लड से राहत देते हैं। हो सकता है कि उस एरिया में फ्लड आ जाए, लेकिन उतना ना टाइम दे देंगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो इवैक्यूएट हो सकें, निकाले जा सकें, और एकदम से पानी का लेवल बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम से ना बढ़ जाए उस एरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से बाधा प्रोवाइड करते हैं। हम काफ़ी बार से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इसकी जो रूट्स होती हैं कुल मिलाकर ऐसे। तो एक स्टॉपेज लग जाएगा। याद है श्रेया, कल मैं बात कर रहा था कि भागते भागते आशिमा को बोल रहा था कि तुम यहाँ पर आई तो किसी ना किसी चीज़ से तो टकराओगी ना, इतनी आसानी से तो निकल नहीं सकती, है ना। तो एक बार के लिए मैं मैनग्रोव्स आप लोगों को दिखा दूँ ज़रा फिर से कि हम लोग क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में। मैनग्रोव्स यही है, मैनग्रोव्स जिसके बारे में हम इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर में कई बार देख चुके हैं। यहाँ पर इसको देख लो, ये परफेक्ट बैठेगी फोटो। अब मुझे एक बात बताओ, दिख रहा है ना ऐसा करके हरनीत हमें कि शायद से पानी का लेवल बिल्कुल जैसे ये बाउंड्री है, ये बॉर्डर हो, और हो सकता है इसके नीचे पानी हो, यहाँ तक गया हो, लेकिन और ये बहुत भरा हुआ पानी हो, लेकिन इन सब ने रोक दिया ना। अगर एकदम से कोई वेव है, मतलब मान लो कोई वेव आ रही है, यहाँ से सुनामी आ रही है, तो ऐसा नहीं लग रहा है श्रेया कि ये रोक लेंगे, एक बाधा बन जाएंगे सारे के सारे, इतनी आसानी से तो क्रॉस करके उस आगे वाले हिस्से को, जैसे जहाँ मेरा माउस जा रहा है देखो, आगे वाले हिस्से को एकदम से तो गीला नहीं कर पाएंगे, इतनी जल्दी तो नहीं कर पाएंगे। ये तो चलो आपको छोटी रूट दिख रही होंगी, लेकिन चलो आप इसकी बातें कर लो, इस पे आ जाओ। लो अब बताओ, और देखो, यस घटिया है ये इमेज, पसंद नहीं आ रही मेरे को। इसको देख लो, लग नहीं रहा कितनी रुकावट है, कहां का स्टॉपेज लेना पड़ेगा बार बार पानी को, कितनी भी धार से आ रहा हो चाहे कितनी भी तेजी से आ रहा हो। यहां पर मान लो कि श्रेया हम बोटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो बोट ऐसा नहीं है कि अगर एकदम से वेव आ गई तो हमारी बोट पलट जाएगी, क्योंकि पीछे से अगर पानी आ रहा होगा ना, ये उस बहाव को इतना तेज बनने ही नहीं देंगे ये रूट्स। हो सकता है वो बहाव बहुत तेज हो, लेकिन बनने नहीं देंगे, फील नहीं कराने देंगे कि हमें कि बोट जो है वो एकदम से पुश होकर पलट ही गई, ना उल्टी हो गई हमारी, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये चीज है। तो अब मुझे बताओ, अब अगर यहां पर हमें कोई एक प्रोजेक्ट लेकर आना है प्रधन्या, तो हम काट दें इनको मैनग्रोव्स को, क्योंकि उस रीजन में अर्पित पानी तो आता रहेगा, स्प्रीत पानी तो आएगा ही कहीं ना कहीं से, है ना, ये तो भरेगा ही पानी। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया तो श्रेया ऐसा नहीं लगता कि जब वो पानी आया करेगा, और अगर हम पॉलिसी मेकर्स हैं तो फिर बार बार हर साल सरकार को उसकी मरम्मत पे फोकस करवाना पड़ेगा, जो भी सीमेंट वगैरह गीला हो जाएगा या सीलन आ जाएगी उस जगह पर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर, या किसी भी तरीके का पानी अगर भर जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा कि इस एरिया से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना बेवकूफी होगा? इससे बढ़िया तो मैंग्रोव ये वाला काम कर रहे हैं कम से कम। तो बताओ, काट दें मैंग्रोव को? क्या बोलते हो हरनीत, बाल बना दें इसको काट के आपके? नहीं, है ना। तो ये टीड नहीं है, ये टीब है, ठीक है। ऊपर एक वर्ड लाइन रह गई हमारी। टीब एक ग्लोबल इनिशिएटिव के तौर पर स्टार्ट हुआ था। इसको ग्लोबल इनिशिएटिव क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व है, एंड यूनाइटेड नेशंस में मान लो चलो उसकी एक बॉडी है यूएनईपी, जब भी कोई भी प्रोग्राम आएगा तो क्या वो सभी मेंबर कंट्रीज के सामने यूएन प्रस्ताव रखेगा क्या कि इसको फॉलो करना है कि नहीं? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती, लेकिन क्या ऐसा रखा जाएगा क्या प्रस्ताव के सबको एक बारी प्लान ऑफ एक्शन बताया जाए? बिल्कुल, इसलिए इसको बोला जा रहा है इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव, जिसका फोकस इस बात पे है, मेकिंग नेचर्स वैल्यूएबल विजिबल, कि कुदरत में क्या क्या चीजें हैं उसको भाई साहब नजरअंदाज ना करो, उसको फालतू ना समझो, वो चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। बस वो चीज देखने का लोगों के पास आंखें तो है, लेकिन नजरें नहीं हो पा रही हैं, नजरें नहीं हो पा रही हैं। डन। एंड कहाँ गया? हाँ, इकोनॉमिक्स, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। देख रहे हो, बायोडाइवर्सिटी।
बायोडाइवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं, कितना ज्यादा वो पैसा श्रेया बचा भी तो ले रहा है, ये चीज पैसा बचा भी तो ले रहा है। फ्लड हो जाएगा आसपास के एरिया में, सरकार को मरम्मत नहीं करवानी पड़ेगी, जो गांव जो बह जाएंगे पूरे के पूरे, घर लोगों के टूट जाएंगे, तो कुछ ये जो प्रोग्राम होते हैं आवास योजना वगैरह ये लॉन्च करने में ज्यादा पैसा इंफ्यूज नहीं करना पड़ेगा सरकार को, बताओ, है ना। तो जो टीप का जो ये ऊपर वाली चीज क्लियर होगी, हाँ, एंड प्रिजर्विंग नेचुरल कैपिटल, और नेचुरल कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो टीप का जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी की जो वैल्यूज हैं उनको मेन स्ट्रीम करना, एंड इकोसिस्टम की जो सर्विसेज हैं उनको भी मेन स्ट्रीम करना। मेन स्ट्रीम का मतलब ये है, इसका मतलब इस कंटेक्स्ट में ये है कि भाई साहब आप इस पे ध्यान देने लग जाओ, आप इसको नजरअंदाज मत करो, इसके लिए अपनी जो नजरें हैं वो खोल लो, उन नेचर के वैल्यू जो कुदरती रूप से जितनी भी चीजें हैं उनको विजिबल बना दो, उनको वैल्यू देने लग जाओ, उनको मेन स्ट्रीम कर दो, उनको साइडलाइन मत करो। मेन स्ट्रीम का अपोजिट वर्ड होता है साइडलाइन कर देना, नजरअंदाज कर देना, पे छोड़ना, बाद में देखा जाएगा, ऐसा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं साइडलाइन करना। लेकिन मेन स्ट्रीम मतलब हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनटू द डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल्स। एक और ऑब्जेक्टिव इसका ये है, ये चीज को हाईलाइट करना कि जो हम बायोडाइवर्सिटी का हरनीत लॉस करते जा रहे हैं ना, कि ये जंगल साफ करके ये बना दिया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले आए, ऐसा ले आए, वैसा ले आए, इसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैसे ग्रो हो सकती है इकोनॉमी की। बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम जो हम डिग्रेड करते जा रहे हैं, इसका खामियाजा कैसे लंबे समय में भुगतना पड़ सकता है सरकारों को। और फिर हम सारे के सारे एक्सपर्टीज जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, अलग अलग फील्ड से लेकर आए, फिर चाहे वो साइंस से हो, चाहे अर्थशास्त्र से हो, इकोनॉमिक्स से हो, ठीक है, और पॉलिसी मेकिंग इस तरीके से हो कि सिर्फ बंद कमरों में बैठ के बातें ना हो, प्रैक्टिकल एक्शंस भी उसके लिए लिए जाएं। ओके, यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा था उसको अभी देखते हैं, लेकिन क्योंकि टीब अभी खत्म नहीं हुआ है तो एक बार के लिए हम लोग पहले इसको देखेंगे और थोड़ी चीज़ों को, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखते हैं। जो टीप की जो अप्रोच है वो 3 प्रिंसिपल से गाइड होती है। आप ना कभी भी मेंस आंसर राइटिंग में इन 3 प्रिंसिपल्स के बारे में लिख सकते हो, एंड टीप के प्रोग्राम को हाईलाइट करके आप ये सब जो चीज़ें थी ना, इकोनॉमिक्स, वैल्यूएशन, इको डाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन, नेचुरल कैपिटल, अकाउंटिंग, ये सारे टर्म्स को आप यूज़ कर सकते हो। एक बार के लिए ये टॉपिक 1 मिनट पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, मैं आपको फिर इसमें से कुछ की हाईलाइटेड टर्म्स बताता हूँ कि एग्जामिनर की नज़रें या फिर आपकी आंसर राइटिंग में आप कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो श्रेया, आंसर राइटिंग का फंडा जो हरनीत जो होता है ना अर्पित, बहुत सिंपल होता है। आपने केक बना लिया, केक तो कोई भी बना ले, ब्रेड से ही बन रहा है, बटर से ही बन रहा है, यीस्ट ही डाली जा रही है उसके अंदर, चॉकलेट डाली जा रही है, वेनिला एसेंस डाला जा रहा है, सारे केक एक जैसे ही होते हैं। लेकिन कौन सी चीज़ हमारे सुंदर मतलब कौन सी चीज़ डालकर केक जो है सुंदर लगता है और हमारी आंखों में वो चीज़ बस जाती है कि यार ये वाला केक बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है, वो है उसके ऊपर जो हम सजावट करते हैं उसकी। तो आपने केक बना लिया, केक मतलब आंसर हर कोई लिख लेगा, जो मेंस तक पहुंच रहा है वो हर कोई बंदा आंसर लिख सकता है, उसमें से 99% लोग सीरियस होते हैं। आइसिंग मतलब आप सजा कैसे रहे हो उसको, उसमें क्या क्या चीज़ें पटक रहे हो, क्या क्या फ्लेवर के फैक्ट्स डाल रहे हो, कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो होता है आइसिंग करना, केक के ऊपर सजाना। एंड यही आइसिंग आपकी बातों में भी झलकनी चाहिए इंटरव्यू रूम में। तो 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो इकोसिस्टम को हमें रिकॉग्नाइज इस तरीके से करना है, और बायोडाइवर्सिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स को इस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है कि हम लोग सबसे पहले उनको हटाकर बेनिफिट क्या मिल सकते हैं इस बारे में ना सोचें। हम सबसे पहले ये सोचें कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, जिसके लिए सरकारों ने आंखें बंद कर रखी हैं। क्यों हटाने का प्लान बना रहे हैं उससे, इसको हटाकर क्या जीडीपी एकदम से बूस्ट कर जाएगी क्या, और लॉन्ग टर्म में 100 साल, 150 साल, 500 साल के लिए क्या चलती चली जाएगी क्या। जब ये लुप्त हो जाएंगे जंगल वगैरह, या वो इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होगा, उससे आज के सेंस में मत देखो कि 5 साल में, 10 साल में क्या फायदा होगा, 10, 50 साल और 100 साल के अंदर क्या होगा, उससे ये चीज पता लगाओ। यानी कि हमें वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना है। नंबर 1 प्रिंसिपल ये है। फॉर एग्जाम्पल, भले ही कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो वो कटने नहीं देते उनको, जो कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे भी काटने, उनके भी हाथ कांपेंगे कुछ ऐसे पेड़ों को काटते हुए कि अब शगुन हो जाएगा इससे।
घर में कोई अनहोनी हो सकती है इस चीज से। भले ही लोगों की ऐसी विचारधारा है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से, इस विचारधारा की वजह से, उन पेड़ों को पूजने की वजह से कम नेचुरल एरियाज प्रोटेक्ट तो हुए, और बायोडाइवर्सिटी जो उन नेचुरल एरियाज की वजह से, जो इन पेड़ पौधों की वजह से थी, जो भी जानवर, तितलियां, तोते, मैना, चिड़ियां जो भी आकर वहां पर बैठते थे, कम से कम वो तो प्रिजर्व रहे। हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर सेक्रेड ग्रुप्स की। सेक्रेड ग्रुप्स की, ये सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? बहुत सारे कल्चर में कुछ ऐसे पेड़ वगैरह जिन पे ये विश्वास करा जाता है कि इनकी पूजा होनी चाहिए, इनको काटना वगैरह नहीं हमें चाहिए, और एक फिक्स टाइम पर, एक निर्धारित समय पर ही जाकर हमें इनके आगे दिया, धूप बत्ती या फिर जलानी चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे देश में जैसे जो सेक्रेड ग्रुप है, बरगद का पेड़, आप में से कई लोगों ने सुना होगा, श्रेया, हरनीत बरगदाई की पूजा सुनी है आप लोगों ने? औरतें जो हैं वो व्रत रखती हैं और इसके इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं, ठीक है। ऐसे ही नीम ट्री को बहुत पवित्र माना जाता है। फिर तुलसी के पेड़ को, क्या बाकी पेड़ों के आसपास हम जो ऐसी चीज करते हैं, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल गया मैं, बाकी पेड़ों के आसपास हम पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, शाम को टहल रहे हैं, वॉक करने गए हैं पार्क में, लेट इवनिंग 7:30, 8, 8:30, 9 बजे के आसपास हम टहल रहे हैं कहीं पर भी, हम ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी पानी फेंकना, कोई एक रैपर फेंक देना, बगल में जॉगिंग करते हुए थूक देना, ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं। लेकिन जब भी कोई ऐसे पेड़ों, कोई आपको ये देखिए कोई लेडी अभी पीपल के पेड़ के पास दिया जला कर गई है शाम के टाइम समय पर, तो आप वहाँ जा के क्या उस पेड़ के ऊपर सूसू कर दोगे क्या? इतना जिगरा है इंडियंस में? बताओ। क्या कहते हैं कुणाल के रात को पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ किसका निवास हो जाता है ना? भूत प्रेत जिनका, कहते हैं ना इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। बरगद के पेड़ के ऊपर जाके, जैसे लोग तो हैं वो कहीं पर भी खड़े होकर सुसु करने लग जाते हैं गाड़ी रोककर, बरगद के पेड़ के ऊपर कर लेगा कोई सुसु इंडियन? मतलब मैं एक विचारधारा की बात कर रहा हूं अर्पित, उस लिहाज से कि जो जो पवित्रता है इसकी, मतलब उसके लिहाज से। घर में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है तो उसके अंदर हरनीत आप पान पराग खा खा के थूक दोगे क्या? ये सब क्या है? ये सब सीक्रेट ग्रुप्स हैं। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो, ग्रुप का मतलब होता है स्मॉल वुड और अदर ग्रुप ऑफ ट्रीज, ठीक है, पेड़ मतलब कुल मिलाकर। 100 बात की एक बात। दूसरे पॉइंट पे बढ़ूँ मैं, पहला प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया सबको? मैं आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। श्रेया अगर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो प्रिंसिपल याद ही नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर। आगे बढ़े, सेकंड प्रिंसिपल पे आऊं। हमें फिर उसके बाद जो भी वैल्यू, पहले प्रिंसिपल के अंदर अशप्रीत हमने वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया कि भाई हमें नहीं काटने चाहिए। अब उस वैल्यू को हम ना इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे। अब उस वैल्यू को हम लोग कैसे देखेंगे? इकोनॉमिक टर्म्स में देखेंगे कि भैया चलो नहीं काटा था हमने इसे, लेकिन क्या इससे पैसा बच गया? क्या इससे पैसा बच गया काफी ज्यादा? और इसको काटने के बाद जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो इकोनॉमिक रिटर्न्स मिल सकता था, क्या ये उससे बड़ी चीज है या उससे कम छोटी चीज है? ओके, बात करते हैं इसके बारे में आगे। डेमोन्स्ट्रेटिंग वैल्यू इन इकोनॉमिक टर्म्स इज ऑफन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकर्स, ताकि ये देखना, ये वही चीज है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। फुल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या हैं ऑफ नेचर रेदर देन जस्ट दोज डेट एंटर द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट गुड्स। कि इससे अगर हम कोई चीजें काट पीट कर या इसको जंगलों को साफ करके लकड़ियां सारी साफ कर दी, कोई भी चीजें अगर हम रियल इकोनॉमी की मार्केट में बेच कर जो पैसा जनरेट कर पाएंगे, लेकिन अगर हमने वो चीज नहीं काटी, लकड़ियां नहीं काटी, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को लॉस नहीं पहुंचाया, इंटैक्ट रहने दिया, तो उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं? अब जैसे एक बात बताओ, बहुत सारी चीजें अभी आप नहीं जान पाओगे ये वाली चीज अभी के लिए, लेकिन मैं इतना आपको बता देता हूं। बहुत सारी चीजें कोरल से बन जाती होंगी,
अर्पित, बहुत सारी दवाइयां या कुछ कुछ मेडिसिन वगैरह से बन जाती होंगी कोरल से। कुणाल, कोरल्स ये होते हैं समुद्र की हेल्प को जो बताते हैं ना, ये कोरल्स होते हैं। ये सी फ्लोर पर पाए जाने वाले कुछ फ्लोरल एंड फॉर्नल स्पीशीज कुणाल, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ जाओ, ओके। आज के लिए आप इतना सीख जाओ कि ये आपने बस टर्म जानी है, आप इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं जानते हो। बस आपने ये जाना है कि समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जो ऐसे पेड़ दिखते हैं अलग अलग जिनकी शेप है, ये कोरल्स कहते हैं हम इनको, ठीक है। ये समुद्र की हेल्थ को बताते हैं। ये अगर सफेद होने लग जाए ना, इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। यानी कि अब इकोसिस्टम कुणाल खराब हो गया, यहां मछलियां या जो भी वो जीव जंतु थे अब वो पनप नहीं पाएंगे। अब इकोसिस्टम की हेल्थ जो है वो खराब हो गई है। कोरल्स फूड बन सकता है फिशेस वगैरह के लिए, लेकिन वैसे ना जनरली जो मैंने स्टडी करी है, जो जहां तक मैं जानता हूं, ये इनकी ना कभी कभार मतलब काइंड ऑफ छोटे छोटे घर होते हैं इनके, ये जिसमें रह लेते हैं कभी कभार ना मिस, और उसके लिए भी रह लेते हैं ये लोग। यहाँ पर एक टर्म सुनी है श्रेया आपने, कैमोफ्लेज, जिसमें जो गिरगिट अपना रंग बदल लेता है जैसे जिस चीज के ऊपर वो बैठा होता है ना। कैमोफ्लेज जैसे ये देख रहे हो, परफेक्ट, देखो कितना परफेक्ट है ये। इसने बिल्कुल अपना रंग इस लकड़ी की तरह कर लिया है। हो सकता है ना ये, बिल्कुल हो क्या सकता है, देखिएगा ही नहीं ना एकदम से ये श्रेया। एंड हरनी, तुम इसके पास जाओगे ऐसी किस्सी देगा तुम्हें, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। तो एन एग्जाम्पल वुड इंक्लूड कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ कंजर्विंग इकोसिस्टम सर्विसेज, जो कि वेटलैंड हमें प्रोवाइड करते हैं इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एज कंपेयर टू बिल्डिंग फ्लड डिफेंसेस। यहां पर यह बात चल रही है कि अर्शप्रीत, मान लो हम लोग एक जगह को क्लियर करके, जैसे हम उसी के बारे में जो बात कर रहे थे ना, चलते हैं एक बार के लिए। आप लोग खुद से भी ऐसे इमेज वगैरह लगाकर अपने टैबलेट या फोन पे बैठ जाया करो और फिर टॉपिक को पढ़ा करो। इससे मजे होते हैं, मतलब आप ना कहानियां बना के कवर करोगे ना तो आप थकोगे नहीं। आपका माइंड ये नहीं बोलेगा यार 15 मिनट और बैठना है, आधा घंटा और बैठना है, क्योंकि जब तक टॉपिक से प्यार नहीं करोगे ना, सिलेबस इतना वास्ट है कि आप बोर ही होते रहोगे, और बोर होते होते आपकी अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगी। हाँ, हम इस डायग्राम के ऊपर थे। अब मान लो कि श्रेया यहाँ से जो सरकार ये सोचे, प्रशासन ये सोचे कि हमें इन सबको क्लियर करके यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना लेते हैं एंड कोई बात नहीं, डैम बना देंगे। लेकिन डैम के चांसेस तो ये है ना कि वो तो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर है ना श्रेया, हरनीत, वो तो फट सकते हैं, वो तो ब्लास्ट हो सकते हैं, दीवारों में बार बार मरम्मत करवानी पड़ेगी, काम करवानी पड़ेगी। इससे बढ़िया तो यही नहीं है, जब कुदरती रूप से अर्पित, जब ये मैनग्रोव्स रोक रहे हैं इनको, तो हम डैम वगैरह काय को बनाएं। ये बेवकूफ़ी नहीं है श्रेया के, जैसे मतलब मान लो जो चीज़ ऑलरेडी हमारी हेल्प कर रही है उसको तोड़कर एडिशनल पैसा लगाकर और फिर कोई ऐसी चीज़ बनाना जिसमें लाइफ टाइम पैसे लगाने पड़ेंगे। ये है सुंदरबन भी ऐसा ही है ना। उसके बाद कैप्चरिंग वैल्यू, इट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म्स, कुछ ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करना। इस पॉइंट का पहले मतलब क्लियर कर देता हूं मैं आपको। देखो क्या है प्रधन्या, हमने पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर जो 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करा, हमने उसके अंदर श्रेया अभी तक ये चीज पता लगा ली पूरी की पूरी कि उनकी वैल्यू क्या है ना। हमने ये जान लिया कि नहीं भाई, वहां पर कोई भी इकोनॉमिक टर्म्स में जो भी प्रोजेक्ट लाया जाएगा वो बेकार है, इन्हीं को नेचुरल प्रिजर्व करके रखो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना इनको खाली छोड़ के चले गए। अब जो पैसा हम अगर किसी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लाने में लगा रहे थे, तो वो पैसा अब इनकी प्रिजर्वेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए लगा दो ना, और मैकेनिज्म कुछ ऐसे इंट्रोड्यूस कर दो जिसकी वजह से इन एरियाज को इंसेंटिव्स मिल जाए और बायोडाइवर्सिटी की वैल्यूज जो है, इकोसिस्टम की जो वैल्यूज है, वो निखर निखर कर बढ़े, निखर निखर कर सामने आए।
जिसकी वजह से लगे कि सच में हाँ भाई ये एरिया रहने लायक है, इस एरिया की जो वर्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये करा कैसे जा सकता है? या तो जो चीज ऑलरेडी वहां पर स्टैब्लिश्ड है उसके अंदर हल्के फुल्के चेंजेस करके उसकी वैल्यू को और बढ़ाया जाए। अब ध्यान से सुनो, कभी कभार ऐसी चीज हो जाती है, सरकार के सामने ऐसी चुनौतियां आ जाती हैं कि वो चीज भले ही कितनी भी ज्यादा वैल्यूएबल हो, वो एरिया कितने भी ज्यादा वैल्यूएबल हो, लेकिन हमें ना चाहते हुए भी किसी एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट को लाने के लिए उस एरिया को बर्बाद करना ही पड़ेगा। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्रधन्या, द्वारका की यही कहानी है ना पूरी की पूरी, जंगल और क्लियर करते करते सोसाइटी बनता चला जा रहा है। अर्पित, नोएडा की यही कहानी है। श्रेया, गुरुग्राम की भी यही कहानी है। ये सब ऐसे ही बने, पूरे जंगल थे, खेत थे, क्लियर करते करते पूरा का पूरा होते होते बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन गई, सेक्टर्स बन गए यहां पर। अब क्या करा जाएगा? कल को अगर ये प्रोजेक्ट लाना अनिवार्य है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि देखो अर्पित, एक चीज को हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कहने वाली चीज बहुत आसान है, बढ़ती हुई भसड़ को कहां एडजस्ट करेंगे? किसी भी चीज को कंट्रोल कर लोगे भाई, लोगों को यह समझाना बहुत मुश्किल है ना कि बच्चे पैदा मत करो। अब जो ये नालायक औलादे पैदा हो गई हैं, जो लोगों ने सुअर और सुअरनियां जो पैदा करते चले जा रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों को एडजस्ट भी तो करवाना है, तो उसके लिए इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लाना ही पड़ेगा। अब जब ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली इकोसिस्टम की लंका लगेगी। लेकिन थर्ड पॉइंट ये कहता है कि वो वैल्यू खोने मत दो। आप कहोगे ये कैसी बकलोली वाली बात है, जब वो जंगल साफ ही हो रहे हैं तो वैल्यू तो खो गई है ना। लेकिन नहीं, टीप का थर्ड प्रिंसिपल कहता है उस वैल्यू को होल्ड करके रखो भाई। आप कहोगे ठीक है भाई मिस्टर बकलोल, आप ये भी बता दो कि ये चीज हो कैसे सकती है। हम अगर इस पॉलिसी एक्सपर्ट से पूछे, इस बकलोल से, पवन सुखदेव से, कि भाई तू बता दे कैसे हो पाएगा ये वाला काम, ये बकलोली कैसे कर सकते हैं कि हम जंगल भी साफ करते हैं और उसकी वैल्यू भी कैप्चर हो रही है। तो वो उसने एक इन लोगों ने, यूएनईपी ने और पवन सुखदेव ने एक कंसेप्ट यहां पर यह दिया था, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। आप उसका नुकसान कर रहे हो ना, उसके लिए पे करो। मैंने आप लोगों को अक्सर एक एग्जांपल बताता रहता हूं। श्रेया, क्या हुआ था अभी हरनीत कुछ टाइम पहले, जब करंट गवर्नमेंट जो है ना, हाँ, मोदी जी का कार्यकाल ना शुरू हुआ था, ये बात है साल 2014-2015 के आसपास की। इन्होंने यमुना रिवर के किनारे दिल्ली के आसपास रामदेव के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट जो था, प्रोजेक्ट नहीं मतलब एक कोई टेंट लगा हुआ था, किसी चीज़ का कुछ प्रोग्राम था, वो आयोजित करा था। अब उसमें आपको पता ही है, डिस्पोजल के ग्लास, खाना पीना, ये सब बहुत कुछ हुआ। और वो सारा का सारा साफ करवा के नहीं गए ये लोग। रामदेव ने टेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था, उसको नोटिस भेजा गया, उसने तभी साफ नहीं करवाया। तो अब एनजीटी को डर दिया था कि यमुना के अंदर जाएगा, और यमुना वैसे भी इतनी चौक रहती है, इतनी गंदी है, ठीक है, तो ये और गंदगी फैलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर को कोट करते हुए, एन रामदेव को कोट करते हुए, एनजीटी ने 5 करोड़ का चालान लगाया था। शुरू में तो ये आनाकानी करते रहे कि हम नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, बाद में देना पड़ा था एनजीटी को 5 करोड़ का जुर्माना जो एनजीटी ने लगाया था। एनजीटी को सरकार की तरफ से मिला था ये 5 करोड़ का नुकसान, जितना भी हुआ था। पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, हाँ, इंडिपेंडेंट रूप से बॉडी है, उसका जो नेचर है ना, जो हमें अगर थ्योरेटिकली अगर जानना है, उसको हम लोग कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी, यानी कि जो उसकी जजमेंट है ना, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे मतलब मान लो ये वाली जो चीजें हैं, ध्यान से सुनना अर्पित, सुना होगा ना, 15 साल से जितनी भी पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ी हैं उनको अगर पकड़ा गया तो स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये हमें लगता है कि सरकार बोल रही है, सरकार ने तो एक अनुमान दे दिया होता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, पकड़ा कैसे जाना है, और आप उसमें वो नहीं कर सकते कि हाँ कोई बात नहीं हम 2 साल और चला लेते हैं। ये सब एनजीटी लगाम लगा के रखती है पूरी की पूरी। एनजीटी बताती है, एनजीटी की रिपोर्ट्स बहुत उसके बेसिस पर होती है, जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो घूम रहे होते हैं, फाइन पर्टिकुलर मैटर, एक दो पीएम होते हैं, आपने सुना होगा, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10। इसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं, हम जानेंगे पीएमएफआई, इसमें पूरी लिस्ट जानेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, 50 पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानेंगे हम सब कुछ।
पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, क्योंकि यूपीएससी पूछता है और उसको कोई पर्सन आंसर नहीं कर पाता, क्योंकि ऑन द स्पॉट या पूरे साल पढ़ा ही नहीं होता। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनमें से कौन सी गैसेज जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का पार्ट है। जब पढ़ा होगा तब तो पता होगा ना, हम सब कुछ जानेंगे। लेकिन उसके बेसिस पे एनजीटी ना टाइम टू टाइम श्रेय जजमेंट पास करता रहता है और बताता रहता है कि देखो लंका लग रही है पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की, इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको नज़रअंदाज मत करो। ये सारी चीज़ों के बारे में एनजीटी बताता है, रूबरू करवाता है। उसके बाद अगला अगला पॉइंट देखो, रिफॉर्मिंग एनवायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज और इंट्रोड्यूसिंग टैक्स ब्रेक्स फॉर कंजर्वेशन। इसका मतलब क्या है? देखो सरकार बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है, सब्सिडी देने लग जाती है कि ये काम सस्ते में हो जाएगा। ये थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है भाई इस चीज को रिफॉर्म करो, पर्यावरण के साथ अगर कोई खिलवाड़ होकर कोई इकोनॉमिक प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उस पर जुर्माना ज्यादा लगाओ। ये मत बोलो, जैसे मैं मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग, ये वाली सब्सिडीज वाली बात समझ में आ गई कि मतलब कैसे करके हमें उसको, सब्सिडी क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है उसको सस्ता बना देती है सरकार, है ना। किसी भी चीज़ को सरकार जो है वो सस्ता बना देती है, उसको महंगा बनाना है अगर कोई भी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो। और अगर कोई कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट आ रहा है, कंजर्वेशन के लिए आ रहा है, तो उसको टैक्स से राहत दो, उसके लिए टैक्स कम कर दो, उस कंपनी के लिए, उस पर्सन के लिए। हाँ, मैं आपको ये सब्सिडी वाली बात बता रहा था, हार्मफुल सब्सिडी। यार मान लो आजकल ना होने क्या लगा है मयूर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना अर्पित, सरकार बड़ा प्रमोट कर रही है, अगर हम इसको बाय करेंगे तो हमें सब्सिडी भी मिलेगी, कैशबैक आता है अच्छा खासा। जैसे अभी मैंने एक ओला स्कूटर बाय करा था, तो उस पर पहले तो पूरे पैसे ले लिए थे, फिर 25,000 का या 30,000 का पता नहीं कितने का कैशबैक आया था, ठीक है, बैंक में पैसे आ गए थे कुछ महीने बाद, कुछ हफ्ते बाद। अब एक बात बताओ, कोई कंपनी है अगर हरनीत, और वो ना ये कहे कि हम ना एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ा एरिया खरीद रहे हैं, और उसमें हम इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे और बहुत लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन करेंगे। अब सस्ती जगह तो श्रेया वहीं मिलती हैं जहाँ जंगली इलाका हो या खेत वगैरह बहुत सारे हो, है ना, गांव के इलाके हो, मानो जगह मिल गई। अब एक बार बताओ, सरकार तो ये बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पर्सन यूज करेंगे उनको सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो कंपनी ने किसकी लंका लगा दी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, बताओ, और सरकार की सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए किसकी लंका लगा दी? फॉरेस्ट की। लगाई कि नहीं लगाई? तो श्रेया ये टॉपिक यही कह रहा है मयूर कि इस अप्रोच को रिफॉर्म करने की जरूरत है, कि सरकार ये ध्यान दे ले, गलत सब्सिडी दे रही है सरकार गलत एरिया में, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर ले। और जो लोग कंजर्वेशन के लिए काम करना चाहते हैं तो भैया उनको कुछ इंसेंटिव तो दो, कि मन तो करे मेरा कंजर्वेशन करने का। मुझसे बोला जाता है कि दिमाग एक पेड़ काटो 2 लगा दो, मैं कहूंगा क्या मिलेगा मुझे उससे? अब कम से कम टैक्स की राहत ही दे दो कोई, ये चीज है। अब एक ना प्राइस था, था क्या, टाइलर प्राइस फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। बहुत चालाक होते हैं जो एग्जामिनर होते हैं, इसको हटा देंगे और वो पूछेंगे आपसे प्रदन्या, ये टाइलर प्राइस किस चीज के लिए दिया जाता है? जो लोग एनिमल कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं, विंड मिल प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, जो कोई डिस्कवरी करते हैं, किसी बैक्टीरिया को फाइंड आउट करते हैं, कुछ इन्वेंशन करते हैं लेबोरेटरीज में उनके लिए, या फिर एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। तो श्रेया देख रहे हो सेम क्वेश्चन कितना टफ बनाया जा सकता है। ये जब हेडिंग पूरी लिखी हुई थी तब तो इजी लग रहा था, है ना, लेकिन वो सिर्फ ये पूछ लेगा टाइलर प्राइस इज गिवन फॉर। दो 2020 में टाइलर प्राइस फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट ये दिया गया था उसी पर्सन को जिसने टीप की प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, अलॉन्ग विद स्टडी कंडक्ट करी थी अलॉन्ग विद यूएनईपी, पवन सुखदेव को। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ऑन द फर्स्ट रिपोर्ट, इन्होंने रिपोर्ट जो पब्लिश करी थी टीप की, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी की, 2008 में। प्राइज जाकर मिला 2020 में।
2008 की रिपोर्ट के बाद यूएन ने पवन सुखदेव को अपॉइंट भी कर लिया एज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव के तौर पर, कि इसको प्रमोट करने के लिए आप आके आओ, क्या आप इसको लीड करो। टाइलर प्राइज हर एक साल दिया जाता है, इट इज अ एनुअल अवार्ड। कीवर्ड है ये कीवर्ड है, एनुअल अवार्ड है ये। किन चीजों के लिए? जो लोग काम करते हैं फॉर इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल एनर्जी। जो लोग टाइलर लॉरेट्स होते हैं, मतलब जो अवार्डीज होते हैं, जो जिनको अवार्ड मिलता है, उनको $2 लाख का कैश प्राइज मिलता है और एक मेडल मिलता है। इस प्राइज को एडमिनिस्टर करा जाता है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया। अब $2 लाख होता है 1,64,00,000। ये मिलता है। अब हर्षप्रीत आप हो तो इसको तो चूरन के साथ मिलने वाला सिक्का समझ के फेंक दोगे, है ना? बेकार सा है, मुझे क्या करना इसके लिए। लेकिन इसके लिए, इसके साथ जो चीज़ मिल रही है, मेडल तो मिल ही रहा है, लेकिन $2 लाख को मत भूलना। ओके, यहाँ तक आप सबको बात समझ में आई अच्छे से? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। With reference to the initiative called the Economics of Ecosystem and Biodiversity, which of the following statements is or are correct? 2016 का क्वेश्चन है। It is an initiative hosted by, क्या वहां पर UNEP था इस टी प्रोग्राम में? ये था। IMF था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अब थर्ड तो ठीक ही है क्योंकि दोनों ऑप्शंस में वो। इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज, डेमोन्स्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूं। हमने टी प्रोग्राम पढ़ा, ओरिजिनल पढ़ा है हमने, जहां से भी राइटर ने इस बुक में डाला ओरिजिनल डाला है, लेकिन यूपीएससी की स्टेटमेंट फिर भी ना, अगर वो अपने प्रोग्राम सुन भी रखा हो, कुछ भी सुन रखा हो, अलग से ही कोई बात करके एक स्टेटमेंट को घुमा फिरा के अपनी लैंग्वेज के अंदर दे देता है। जैसे साल 2020 के अंदर जब इसने अशोका के बारे में पूछा वो क्वेश्चन कि इनमें से कौन था जिसने बोला था कि अगर आप अपने धर्म की इज्जत कर रहे हो और दूसरे धर्म का अनादर कर रहे हो तो ये एक्चुअली अपने धर्म का अनादर करने के बराबर ही है। 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो अशोका वाला चैप्टर है उसके एंड में जाकर ये बॉक्स में गिवन है, जब वो चैप्टर खत्म होने वाला था उसके लास्ट पेज पर गिवन है उस चैप्टर के। अब लेकिन यूपीएससी ने सेम चीज उठाई थी वहां से, याद होगा मयूर, मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन बस स्टेटमेंट पलट दी थी। मतलब सेम वही चीज पूछ रहा था लेकिन जो डिट्टो लाइन टू लाइन मतलब वो चीज नहीं उठाई वहां से। तो देखो, हमेशा जब भी स्टेटमेंट ऐसी आती है तो आप ये मत सोचा करो यार मैंने ये लाइन तो कहीं सुनी नहीं है। आप क्या चिट्टी की औलाद हो, रोबोट वाले चिट्टी की औलाद हो कि आपने किताब पलटाई और आपको सब कुछ याद हो जाएगा? ऐसे एग्जाम जिसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव साइकोलॉजी से निकाले जाते हैं, ना कि नॉलेज से। अरे भाई, आप इसमें एक मॉरल एस्पेक्ट जोड़ लिया करो ना कि ये स्टेटमेंट कितनी ठीक है और कितनी गलत है। आप इंग्लिश को लेकर या लाइनों को पहचानने को लेकर क्यों कंफ्यूज होते हो? और ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, पहली बात है मैंने आपको आपकी साइकोलॉजी शुरू से गड़बड़ी वाली होने ही नहीं दी है। वो अलग बात है कि आप में से खुद कुछ लोग पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, अगर उन्होंने कभी टेस्ट सीरीज वगैरह देखा हो तो वो उसमें फंसे रह सकते हैं। भाई आप कभी ये नहीं कर सकते, आप पूरा का पूरा आप 6 साल के, आप 600 साल लगा लो इस एग्जाम के लिए, तब भी आपको सारी की सारी स्टेटमेंट, एक एक लाइन, एक एक चीजें आपको लर्न नहीं हो पाएंगी। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो उसके पीछे क्यों भाग रहे हो आप? कितने, क्या आप काजू बादाम खा लोगे, अखरोट खा लोगे, बादाम का तेल पी लोगे तो आपकी क्या मतलब मेमोरी पावर बढ़ जाएगी? या फोन को स्विच ऑफ करके बैठे रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे तो आपका माइंड क्या मतलब सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेगा? मतलब
ब्रह्मा विष्णु महेश क्या सिर्फ आपके साथ ही बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और बाकी जनता को वो उन्होंने नजरें मोड़ ली हैं उनसे? और इतना करने के बाद भी चलो आपकी बुद्धि काम कर गई तो आप अपने माँ मम्मी पापा के सर पे हाथ रख के कसम खा लोगे कि रैंक वन आ जाएगी आपकी? जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके पीछे हमें बकलोली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट को देखो कि स्टेटमेंट कुछ भी एक नेगेटिव टोन दर्शा रहा है क्या? मुझे भाई टी प्रोग्राम पता है, कह रहा है इट प्रेजेंट्स एन अप्रोच दैट कैन हेल्प डिसीजन मेकर्स रिकॉग्नाइज डेमोस्ट्रेट एंड कैप्चर द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी। भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि टी प्रोग्राम से अलग जाकर बोल रहा हो, बस एग्जामिनर ने अपने वर्ड्स में एक स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है भाई, कुछ भी इसमें कोई नेगेटिव टोन या कुछ उलट फुलट तो मुझे लगा नहीं। हाँ, पहले प्रोग्राम के अंदर उलट फुलट ये लग रहा था कि कुछ बॉडीज के नाम दे रखे थे उसने, यहाँ पर मेरा दिमाग स्ट्रक हो जाना चाहिए। फिर मेरी मेमोरी मेरे नोट्स पर जानी चाहिए कि यार मेरे नोट्स में मैंने क्या लिखा था। फिर मैं कहूँगा यार एक तो बंदा था कोई पवन करके, ये एक बंदा था, मुझे भले ही उसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के, और मैं कहूँ यार इसके अंदर सिर्फ यूनाइटेड नेशंस की एक ही संस्था थी यूएनईपी, और कोई ग्लोबल संस्था तो नहीं जुड़ी हुई थी। बस इतना भरोसा होना चाहिए हमें अपने नोट्स पे। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है दैट फोकसेस ऑन ड्रॉइंग अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कीवर्ड मैंने आपको बताया था, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। और ये मुझे कब याद होगा, मैं एग्जामिनेशन में हॉल में बैठ के सोच रहा हूँ यार ये ग्लोबल है कि इंडियन सरकार ने लॉन्च करा था, क्या है वो है। अब ये चीज़ कैसे काम करेगी जब मुझे इतना पता है, जब मैं अब पहली स्टेटमेंट को लेकर इस चीज़ में भरोसा कर सकता हूँ कि ये यूएनईपी तो था ही, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्व है तो ये ग्लोबल ही तो होगा ना कोई भी चीज़ है। इसलिए हर कोई आपकी हर वक्त मदद नहीं कर सकता। और ये साइकोलॉजी में अभी शुरू से आपकी डेवलप करके चल रहा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप आज से हर चीज़ को बहुत कॉशियस हो जाओ, बहुत चिंता भरी नज़रों से देखने लगो। कोर्स को आगे स्मूथली प्रोसीड होने दो। जब मैं शुरू से ही आपको गलत ट्रैक पे लेकर नहीं चल रहा, मैं अपनी 3 साल की गलतियों से आपको खुद बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं। आपको ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं गलत लर्निंग करवा के दोबारा आपकी री लर्निंग करवाऊँ कि नहीं नहीं ये अप्रोच गलत थी जो मैंने सिखाई, अब दूसरे अप्रोच पे आ जाओ। नहीं, अप्रोच ही शुरू से सही रखेंगे तो गलती वाली बात होगी नहीं। आपकी शुरू से ही नज़रें ऐसी रहेंगी कि आप एलिमिनेट कर पाओगे, देख पाओगे, ट्रैप्स को पकड़ पाओगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।